है। महर्षि वाल्मीकि की धरती पर 3 दिनों का शिविर हमारी पार्टी का आज संपन्न हुआ है और इस शिविर में 3 दिनों तक लगातार साथियों से राय परामर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक तो 14 सूत्री प्रस्ताव है जिसको पारित किया गया है। प्रस्ताव की कॉपी आप सब लोगों को दे दी जाएगी। उन प्रस्तावों में एक विशेष चर्चा हमने की है, निर्णय लिया है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है। 1976 में परिसीमन एक्ट का मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें बढ़ी हुई संख्या के आधार पे सीटों का निर्धारण करने का प्रोविजन हमारे संविधान में है। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी क्योंकि हमारी जनसंख्या उस वक्त से लेकर 71 तक, मतलब आजादी के बाद से लेकर 71 तक बढ़ती रही। आज भी हमारी संख्या बढ़ी है, उसके अनुसार हमारे यहाँ सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन 1976 में डिलिमिटेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि अब जनसंख्या के आधार पे सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है। एक्ट में संशोधन करके रोक लगा दी गई संख्या बढ़ाने के मामला में। तो जो संख्या 1971 में निर्धारित हुई वही संख्या आज भी है, जबकि हमारा संविधान, मूल संविधान कहता है कि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। आज की जो जनसंख्या है उस आधार पर अगर सीटों का निर्धारण हो तो कम से कम 1.5 गुना संख्या बढ़ेगी लोकसभा में और उसी अनुपात में लगभग विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अनुसूचित जाति या विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी रिजर्वेशन है बिहार में, उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन 76 में उस एक्ट में संशोधन करके हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिहार के साथ उस वक्त जो अन्याय शुरू हुआ, आज भी अन्याय चल रहा है। 76 में 25 साल के लिए उस काम को रोका गया था, फिर बाद में फिर 25 साल उस अवधि को बढ़ाने का काम हुआ। अब 2026 में वह अवधि समाप्त हो रही है। उस वक्त फिर से परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। लेकिन साउथ के कुछ राज्य जिनका हित है संख्या नहीं बढ़ने में, वैसे लोग फिर से दबाव भारत सरकार पर बनाए हुए हैं कि उस अवधि को फिर आगे बढ़ा दी जाए और संख्या न बढ़े। तो यह जो अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोगों ने कार्यक्रम भी तय किया है। हम अब इस अन्याय को बिहार में नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में 2026 में जो प्रस्तावित है परिसीमन का समय, 2026 में परिसीमन हो, इस बात के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और इस बात का हमने फैसला किया है कि जनता के समर्थन से इस अन्याय को हम समाप्त करेंगे। यह जो अन्याय बिहार के साथ हो रहा है, इस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम भी बना है। बिहार में अलग अलग हिस्सों में जनता को इन्वॉल्व करके हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिस कार्यक्रम की शुरुआत अभी 2 जगह तारीख तय हुई है। एक तो 25 मई को शाहाबाद के इलाका में और दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में 8 जून को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, लेकिन इसको रोका गया है
तो इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार एक आंदोलन हमारी पार्टी ने करने का तय किया है, उसके हिसाब से कार्यक्रम भी तय हुआ है और इस कार्यक्रम को लेकर बिहार की जनता के बीच हम जाएंगे, गुलबंद करेंगे जनता को और इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, बिहार नहीं सहेगा। इस बात के लिए हमने निर्णय लिया है पार्टी के इस कार्यक्रम में। और भी कई निर्णय हैं, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से इस निर्णय को हमने लिया है और गठबंधन में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि बाकी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करें और इसको हम आगे बढ़ाएं और बिहार के साथ हो रहे इस अन्याय को खत्म करके बिहार का हिस्सा हक दिलवाएं। 3 दिनों के शिविर में बिहार के तमाम जिला से लोग आए थे और सब लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय दी है। तो उस राय के आधार पे एक तो हमारा यह जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हमने लिया है, फिर आवश्यकता अनुसार आगे भी कार्यक्रम बनाएंगे और जनता के बीच हम जाएंगे, यही मुख्य रूप से है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपका मंथन शिविर था, तो कैसे देखते हैं आगामी विधानसभा में जिस तरह से नेतृत्व को लेकर दोनों तरफ से? देखिए, विधानसभा चुनाव में एक तो इस बार जब जनता ने ही मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का, तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। एनडीए निश्चित रूप से फिर जीतेगा, सरकार बनाएगा। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ इलाका जहां एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बाकी बिहार के सभी हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, खासकर जहां अंतिम फेज में मतदान था, वहां एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आया और उसके पीछे कारण कोई विपक्ष नहीं था। विपक्ष की कोई ताकत न तब थी उस इलाके में, न आज है कि वहां एनडीए को शिकस्त दे दे। लेकिन विपक्ष में ही कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता सदस्य कहते हैं, हमको आश्चर्य भी होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों ने मौका दे दिया विपक्ष को, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया और विपक्ष जो प्रचार प्रसार कर रहा था हम लोगों के खिलाफ, उनको मौका दे दिया इन लोगों ने और फिर उनके साथ भी हो लिए लोग। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का वोट बट गया, तो चुनाव परिणाम वहां न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि 5-6 क्षेत्रों में इस तरह का परिणाम आ गया। तो अभी हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी सचेत किया है कि भाई जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय में, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाएगा। तो विपक्ष को लाभ देने का काम अगर एनडीए के लोगों ने नहीं किया इस बार विधानसभा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एनडीए जीतेगा और विपक्ष जो हमारे साथ वाले लोग ही फिर से उसी तरह का रवैया अपना देंगे, तो इसका नुकसान हो सकता है। हम यही मानते हैं। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं? मैं सीटों पर दावा जो कुछ भी हम करेंगे उसको जहां जिस टेबल पर बोलना होगा, जिस मोर्चा पर, वहां बात रखेंगे। यह जगह उपयुक्त नहीं है। लेकिन 2015 में जो जितनी सीटों पर पार्टी लड़ी थी, उस तरीके की उतनी सीटें नहीं थी, उससे कम आगे नहीं, उसमें कम होने और आगे होने की बात नहीं है। जो भी तय होगा हम बताएंगे, अभी उस पर बात करना बाकी है। जब तक बात नहीं होगी तब तक कैसे बताएं। माने जी 25 सीट मांग रहे हैं सर।
उससे कम ज्यादा? मांझी जी कुछ, देखिए मांझी जी से तो आप लोगों के मित्र साथी ही, मीडिया के लोग ही कुछ कहकर उनसे कुछ कहवा लेते हैं, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट मांझी जी दे देते हैं। चिराग भी बोले हैं सर 40 से कम नहीं मानेंगे। अब देखिए दूसरे लोग जो भी बोल रहे हैं उनका विषय है, हमारा विषय है, हम उसके बारे में बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात लगातार होती रही है और खास करके एनडीए के कई ऐसे घटक दल हैं जो इसकी बात करते हैं, क्या इसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई थी कि एनडीए? देखिए कोऑर्डिनेशन एनडीए में हो, इस बात का आग्रह सबसे शुरुआत में हमने ही किया था और उसके आधार पे कोऑर्डिनेशन अभी बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिहार के सभी जिलों में एनडीए का सम्मेलन हुआ है, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर किया है, तो कोऑर्डिनेशन ठीक से आगे भी चले, इस बात की शुरुआत हो गई है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर आपकी तरफ से? नहीं, हमारे तरफ से का क्या मामला है, मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से होगा और उसके लिए पहले से मालूम है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस में कभी हाँ कभी ना है, तो कैसे देखते हैं कि तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा हो सकता है? देखिए विपक्ष का चेहरा, एक तो है कि विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है, इस बार चेहरा कोई बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार उनकी नहीं बनेगी, सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन विपक्ष में भी स्वार्थ के आधार पे मिले हुए लोग हैं, उनका गठबंधन है, तो जहां स्वार्थ के आधार पर होगा तो इसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। और वाकई मुख्यमंत्री पद की योग्यता, क्षमता, दक्षता, क्या लोगों के बीच जाकर मौका मिले तो काम करे, इसके लिए जनता का भरोसा, उस रूप में तेजस्वी जी का नाम नहीं आता है। पार्टी है, बिहार के मतदाताओं के बीच एक खास वर्ग में समर्थन है, इसलिए उनकी पार्टी है, ताकत भी थोड़ी है, अब इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जिस रूप में होना चाहिए नहीं उनका चेहरा है, इसलिए तो कभी कांग्रेस पार्टी के लोग, गठबंधन में दूसरे दल के लोग अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं, उसका मूल कारण यही है। सर इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में है, उसके अलावा हिंद सेना एक पार्टी सुदीप लाडे जी की आई है, कितना असर पड़ेगा इसका? आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देख लीजिए, 100 पार्टी मिल जाएगी, 100 पार्टी बिहार में मिल जाएगी। हाँ, बिहार के बारे में हम करें, हम देश भर की बात नहीं करें, 100 पार्टी बिहार में रजिस्टर्ड है, जो मिल जाएगी उसकी सूची इलेक्शन कमीशन के साइट पर चली जाएगी। जाति जनगणना करा के लोगों को भरमाया गया। जाति जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक था, तो जाति जनगणना बिहार में आज की सरकार ने करवाया है, और ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी या कुछ लोग, जाति जनगणना हो इसके लिए बिहार में मतलब सभी दल के लोगों ने समर्थन किया है, सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसलिए सब दल के लोगों ने चाहा है, तो राज्य की सरकार ने किया है। सर जो साजिश सर पिछली बार आपके साथ हुई, नीतीश जी के साथ बीच में हुई, जनता जानती है, यदि इस बार होती है क्या विकल्प खुले हुए हैं महागठबंधन के लिए? नहीं, ऐसी साजिश अब लोग क्यों करेंगे? देश का चुनाव था, लोकसभा, तो कहीं एक जगह उस तरह की स्थिति आई, फिर भी सरकार बन गई दिल्ली में, क्योंकि देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना होता है कि दिल्ली में सरकार बने, उनके बहुमत के आधार पर सरकार बनती है। बिहार में जो चुनाव होना है उसमें बड़ा हिस्सा शाहबाद का इलाका है, मगध का इलाका है, जहां इस तरह की स्थिति हुई। बिहार के किसी भी हिस्से में इस तरह की चूक कोई जानकर करे या अनजाने में करे, उसका नुकसान बहुत ही हो जाएगा, एनडीए को और विपक्ष को लाभ मिल जाएगा। तो ऐसा लाभ विपक्ष को मिल जाए, एनडीए का कोई आदमी कैसे ऐसे कर सकता है? कौन सी की सर उसका नुकसान लोकसभा में सबसे ज्यादा उसका नुकसान आप लोगों को हुआ, तो ये नुकसान विधानसभा में आप लोगों को ना हो, उसके लिए क्या आपने रणनीति? नहीं, देखिए सिर्फ हम लोगों का कैसे हुआ, पूरे एनडीए का हुआ। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी आकर हमारे क्षेत्र में, बाकी जगह भी बिहार भर में आकर कहते थे कि कम से कम 300, 400 कम से कम 400। अब
आधा दर्जन सीटों की संख्या वहीं घट गई। तो सिर्फ मेरा नुकसान थोड़े हुआ, प्रधानमंत्री जी की बातों की अवहेलना कुछ लोगों ने की तो नुकसान पूरे एनडीए का हुआ। अभी विधानसभा में भी कुछ ऐसा अगर होता है तो नुकसान पूरे एनडीए का होगा। तो क्या उस समय कोई एक्शन आपका लिया जाएगा? पहले से अगर आभास हुआ कि हमको फिर से ऐसा किया जाएगा तो कोई एक्शन लेगा? ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि खामखा बैठे बैठाए विपक्ष की झोली में हम डाल दें। ऐसा हुआ मतलब विपक्ष की झोली में डाल देना। जनता चाहती है कि सरकार एनडीए की बने और एनडीए के ही कुछ लोग ऐसा करके विपक्ष को मौका दे देंगे, आपस में फूट होगा, विपक्ष को लाभ मिलेगा। तो विपक्ष जिसको जनता नहीं चाहती है उसको सरकार में एनडीए के लोग ही ला दें, ऐसा कैसे हम सोच सकते हैं? आपका स्टैंड जानना चाहते हैं कि उसमें आपका स्टैंड क्या रहेगा? हाँ, हम बता रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है, हमने बताया ना। सर अभी पहलगाम जो हमला हुआ उसमें बीजेपी हिंदू मुस्लिम का एंगल खोज रही है, उसके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि धर्म पोछा जाती नहीं। इस पे हिंदू मुस्लिम का सेगमेंट सर इतना भरा जा रहा है, हर पर्व त्योहार में हो रहा है, इस पे आप बीजेपी के साथ हैं? देखिए, हम समाज में सद्भाव रहे, समाज में अच्छा वातावरण रहे, सब लोग मिलकर रहें, ऐसी स्थिति में ही समाज का विकास, राज्य या देश का विकास संभव है। तो हम तो इस मान्यता के हैं। और जहां तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। बाकी जो लोग शीर्ष नेतृत्व में हैं उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी या भारत की सरकार जो लोग काम कर रहे हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए सिर्फ काम करना है, कोई योजना आई है तो सिर्फ हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए काम हो रहा है। तो मैसेज सरकार की ओर से जो काम हो रहा है उसका यही है कि मिलजुल कर चलना है। लास्ट सवाल सर, काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने वाली है, तो लगता है कि आप एनडीए की उम्मीदवार हो सकती है? देखिए, हमको ऐसा नहीं लगता। वो हमारे यहाँ भी आई थी और पार्टी में भी गई, और मेरी जानकारी यदि सही है तो विपक्ष की पार्टियों के जो नेता हैं उनके यहाँ भी जा रही है। तो उनकी व्यक्तिगत जो इच्छा हो, तो स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन एनडीए में ऐसा अभी तक तो मुझको नहीं लगता। सर बौद्ध मंदिर पे सर आपने अपने संसद में भी कहा था अभी भी धरना जारी है, क्या आप कहेंगे? देखिए, बौद्ध मंदिर के बारे में भी हमने जो 14 सूत्री प्रस्ताव लिया है उसमें यह भी एक विषय है। एक टेम्पल है बौद्धिस्टों का, जहां बहुमत जो वहां मैनेजमेंट की कमिटी है उस कमिटी में बौद्धिस्टों का बहुमत नहीं है, और इसके लिए एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट बिहार में। उस एक्ट में ही प्रोविजन है कि जो 9 लोग होंगे उस कमिटी में, उसमें 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्धिस्ट होंगे, और 5वां जो अध्यक्ष होगा वह उस जिला का कलेक्टर, जो भी कलेक्टर जब रहे वह होगा। तो कलेक्टर भी अमूमन हिंदू ही होते हैं सामान्य तौर पे, मतलब हिंदू भाइयों का ही वहां बहुमत हो जाता है। बौद्धिस्ट लोग जो दुनिया भर के हैं उनका कहना है कि इसका मैनेजमेंट हमारे हाथ में दे दीजिए। हमारी पार्टी बौद्धिस्टों की इस मांग का पुरजोर समर्थन करती है। अब लाखों टेम्पल सनातन भाइयों का है, हम सनातन भाइयों से आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भाई लाखों टेम्पल है तो मैनेजमेंट वहां आप कीजिए ना, कर ही रहे हैं। एक टेम्पल जिसका संबंध न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया भर से है, दुनिया भर के लोग वहां आते हैं, तो एक टेम्पल लोग कह रहे हैं बौद्धिस्ट लोग कि हमारे हाथ में नियंत्रण के लिए कमेटी पूरे तौर पे दे दीजिए। तो इसमें ऐतराज नहीं करना चाहिए और खुशी खुशी सनातन भाइयों को सौंप देना चाहिए। एक्ट में इस आशय का परिवर्तन होना चाहिए कि वहां बौद्धिस्ट लोगों के हाथ में ही वहां का मैनेजमेंट जाए, दूसरे धर्म के लोग न रहें। सर फूले फिल्म का विरोध हो रहा है, आपने फूले साहब ने कहा था कि उनकी जन्मदिन को। देखिए, फूले फिल्म हमने देखी नहीं है, देखने के बाद भी ही हम कुछ बता पाएंगे कि उसमें क्या है, किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग खामखा किसी बात को जाने बिना या तो विरोध करने लगते हैं या समर्थन करने लगते हैं। कई इशू हमने देखा है पहले कि लोगों को जानकारी भी नहीं रहती है कि इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं या समर्थन ही क्यों कर रहे हैं। बस कुछ नाम देखकर, कुछ विषय देखकर, या कुछ लोग उसके विरोध में खड़ा है तो हम भी विरोध में खड़ा हो गए।
कुछ लोग समर्थन में है तो हम भी समर्थन में खड़ा हो गए। हम उस तरह से नहीं हो सकते ना, हम जरा फिल्म को देखेंगे और तब उसके बाद ही बता पाएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। सर कितना सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है? वो तो सवाल हो गया आप।